कृषि विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश करेगी मोदी सरकार। सहयोगी पार्टी अकाली दल के विरोध के बाद बढ़ सकती है केंद्र सरकार की मुश्किलें। एक बार फिर से पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। कोरोना को लेकर होगी बातचीत। 23 सितंबर को होगी बैठक आयोजित। एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगाया यौन शोषण का आरोप। कंगना बोली, अरेस्ट करो। और महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके ने किया जीत से आगाज। मुंबई इंडियंस को दी 5 विकेट से मात। 71 रन बनाने वाले अंबाती रायडू बने मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। और राज्यसभा में आज कृषि विधेयक पेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अकाली दल के विरोध के बाद केंद्र सरकार की अब परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह ने शिवसेना और एनसीपी नेताओं से बातचीत की। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आज राज्यसभा में कृषि विधेयक पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। आपको बता दें कि इस विधेयक को लेकर देश भर के किसान इस समय लामबंद हो चुके हैं। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और पंजाब में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने भी अब तलवारें खींच ली है। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री, इकलौती केंद्रीय मंत्री अकाली से हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। इसके बाद से ही दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं, जिस वजह से केंद्र की परेशानी बढ़ गई है। इस विधेयक के विरोध में पूरे देश भर के किसान नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सरकार पर निशाना साधे हुए हैं। ऐसे में आज राज्यसभा में ये कृषि विधेयक पेश किया जाएगा। अकाली दल के विरोध के बाद केंद्र की परेशानी बढ़ गई है। राजनाथ सिंह ने शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से इस विधेयक को लेकर बातचीत की है और उन्हें अपने पक्ष में लेने की कोशिश राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। वहीं बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। राज्यसभा में आज पेश होगा कृषि विधेयक और इसी के साथ आज संसद में हंगामा होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। और आइए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। सरकार के द्वारा किसान बिल पारित किया जा रहा है। ऐसे में अमेठी जनपद के किसानों की इस किसान बिल को लेकर क्या कुछ राय है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए एएनबी न्यूज की टीम अमेठी के किसानों के खेतों में पहुंची और उनसे बिल के बारे में जानकारी ली। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अब इस समय भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसान बिल पास किया जा रहा है। ऐसे में इसकी ज़मीनी हकीकत को लेके हम जानकारी लेने के लिए इस समय हम खेतों में आए हैं। यहाँ अमेठी के यहाँ पे कुछ किसान हैं जो काम कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये जो किसान बिल पास किया जा रहा है इसके बारे में इनको क्या नॉलेज है। जी, आपका क्या नाम है? रामराज मौर्य नाम है। ये बताइए, सरकार किसान बिल पास कर रही है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है। ये बताइए, किसान बिल के बारे में आपको पता नहीं है तो सरकार से अब क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से जानकारी? अब सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आए और हम लोगों को समझाए, देखभाल हो, उसके बारे में कुछ हम लोगों को समस्याएं हल हो। हम लोग परेशान रहते हैं, यहाँ तक कोई आता नहीं, बस सरकार से हम लोग सुनते रहते हैं। हम लोगों को कोई चीज़ प्राप्त होता नहीं। यही सब समस्याएं हम लोगों के पास है। तो ये समस्या है इनकी कि सरकार के कोई भी नुमाइंदे यहाँ तक नहीं आते हैं और वहीं पे जो है ये अपनी बात। जी, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर वर्मा। ये बताइए, सरकार एक किसान बिल ला रही है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? सर, मुझे कुछ अभी तक पता नहीं चला क्या है बिल, क्या नहीं, कुछ नहीं पता है सर। मैं यही परेशान हूँ कि सर जो है धान की फसल और सब कुछ जो है खाद लेने जाता हूँ तो मैं इतना समस्या है कि 2 दिन बाद मुझे खाद मिलता है। धान मेरा सूख खराब हो गया। किसान बिल के बारे में आपको जानकारी नहीं है? नहीं तो सर, आप नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं?
अरे सर यही सब हो जाए सर, समय से सब कुछ मिल जाए बस, और क्या चाहिए किसान, और क्या चाहता है। और सब बिजली का बिल इतना आ जा रहा है, मेरा ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल है सर मेरा जो है। और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद। जी आपका क्या नाम है? राममरण जी, ये बताइए सरकार किसान बिल ला रही है, और ऐसे में इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? किसान बिल के बारे में जानकारी तो है, सरकार ऐसे बना है, अब कुछ देत नहीं ना, अब सरकार अब ऐसे घूमे ऐसे। अरे गरीब आदमी की सेवा करो। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, ये बताइए सरकार किसान विधेयक बिल पास कर रही है, ऐसे में इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? अरे बहुत परेशानी है सर, जो है खेती बाड़ी का बहुत परेशानी है, कुछ सरकार के बारे में कुछ आता नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब आदमी है, कितना किसान कितना खेत में बिया बिसार खाद 5 डालें और कोई पैदा होता नहीं है, बस पानी और ये सब कमी हो जाता है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं है सर, नहीं जानकारी है। तो ये हमारे साथ यहाँ के किसान थे जिन्होंने बताया कि किसान जो बिल पास करी इसके बारे में हमको ज़मीनी हकीकत कुछ पता ही नहीं है कि आखिर ये बिल क्या है। तो ऐसे में इन लोगों का एक अनुरोध और भी है कि सरकार जो भी बिल पास करे वो कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे आके उसके बारे में जानकारी करे। कोई अपने जो भी वहाँ के अधिकारी हैं वो आएँ और उनको ज़मीनी हकीकत के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर किसानों को किस प्रकार की समस्याएं हैं वो सरकार तक ले जाएं, उसके बाद कोई विधेयक या कोई बिल पास किया जाए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार तक इनकी बात पहुंचती है या नहीं। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़। वहीं इंद्री अनाज मंडी में आड़तियों, किसानों और मंडी से जुड़े सभी लोगों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर काफी संख्या में आड़ती और किसान मौजूद रहे। इस धरने को उस समय और भी ज्यादा बल मिल गया जब इनेलो पार्टी के इंद्री से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप काम्बोज ने इस धरने को अपना समर्थन दिया। इनेलो नेता प्रदीप काम्बोज ने कहा कि सरकार तीनों अध्यादेशों को लागू करके आढ़ती और किसान के बीच का संबंध तोड़ने का काम कर रही है। इसके विरोध में अभय चौटाला भी कई जगहों पर किसानों को समर्थन देंगे। किसानों के इस पे धरने प्रदर्शन पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से आज हम यहाँ धरने पे इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने किसानों और आड़तियों के बीच का जो आपसी संबंध तोड़ने की कोशिश की है, आज पूरी तरह से किसान, देश का किसान, हरियाणा का किसान और आड़ती परेशान है इस सरकार से। और इस प्रकार से नियम इनके ऊपर लागू किए जा रहे हैं ताकि ये प्रथा खत्म हो जाए। और नहीं इसके बारे में कोई निर्णय लेती, नहीं जागती, तब तक ये धरना है अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। जैसे कल भी बात हुई थी, मतलब आड़तियों के साथ बिल्कुल धक्केशाही हो रही है, इनसे लस्टर लॉस काट लिया गया, इंटरेस्ट काट लिया गया, 3 अध्यादेश भी लागू कर दिए हैं जो किसी की कोई सलाह नहीं, कोई किसी का कोई पूछ नहीं और अपनी मर्जी से सारे काम। बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मुहिम का प्रदेश की योगी सरकार पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने 21 सितंबर को सभी भर्ती आयोगों की बैठक बुलाई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्हें कानून व्यवस्था और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल MLC सुनील सिंह साजन सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। देश में इन दिनों विपक्षी पार्टियों के नेता देश के कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। का काम है देश में आग लगाना। केजरीवाल बताएं तो सही, विधायक की धारा दर धारा पढ़कर बताएं कौन सी धारा में इसको मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों बेचने का कोई प्रावधान किया गया है।
केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। जैसे महर्षि जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उसमें आकर हड्डियां डाल दिया करते थे उनके हवन में। ये वो राक्षस हैं। सरकार चाहे लाख वादे कर ले कि किसानों को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जब एएनबी टीम किसानों से मिली तो पता चला कि फसल खेतों में खराब हो रही है और सरकारी सुविधाओं का अब तक किसानों को लाभ नहीं मिला है। कई किसानों ने तो बताया कि सब्जी बेचकर परिवार चलाने को वे विवश हो गए हैं। पूरे देश में सभी लोग परेशान थे, चाहे व्यवसाय हो चाहे कोई भी हो, लेकिन खास कर देखा जा रहा है कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों पर हुई है। हम खड़े हैं भोजपुर के चांदी गांव में, जहां किसानों के पास अभी तक कोई नहीं पहुंचता है, लेकिन वहां एएनबी की कैमरा टीम पहुंची है और वहां हम दिखाएंगे किसानों किस तरह से काम कर रहे हैं, यहां क्या आखिर कोरोना काल में कैसे ज़िंदगी चलाएं इन्होंने। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बूढ़ी माँ है जो अपने कामों को यहाँ कर रही हैं, लेकिन हम उनसे जानेंगे आखिर कब से काम कर रही हैं आप? 8 बजे से। 8 बजे से। हाँ। कितना मिलता है? मिलेला ना, गेरू के खियाईला काट के, गाय रख ले बनी। हाँ। कैसे अपना घर परिवार चलाते हैं आप? कैसे कसम कटते बात, गेहूँ रहते हुए। सरकार कुछ देती है? सरकार वही कोटा मिलेला। क्या नाम है आपका? सोनापति। देखिए ये एक यहाँ पर जो मजदूर थी माँ, बूढ़ी माँ, वो सोनापति नाम है इनका, लेकिन यहाँ जो काम करती सरकार की तरफ से जो पैसा आती थी वो वही पैसा से कुछ अपने घर परिवार चलाते थे और कुछ खाती थी। बस सुबह आती हैं और शाम में जाती है। लेकिन कुछ और लोग यहाँ खड़े हैं, किसान मजदूर, क्या कहेंगे? माँ दो कल रही तो क्या कर रही, अपना दिन भर हाली हाली काटती है बाजार में आकर। कहाँ कोरोना काल में कोई काम भी इनका लड़का को नहीं मिला है, मजदूरी भी करता है इनका लड़का, वो भी इस समय इतना बालू के लेकर बंडी के लेकर, ईचा महंगा हो गया, 12-13 हज़ार ईचा हो गया, तो काम भी नहीं मिला है, मजदूरा का काम नहीं मिलता है, नहीं चल। तो यहाँ आप लोग क्या करते हैं? अब यहाँ खेती उती में लगे हुए हैं। देखिए सभी मजदूर जो खेत में काम करते हैं उनका फसल नुकसान होता है, लेकिन कोई भी अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन ऐसे ही खबर आपको दिखाएंगे, देखते रहिए हमारे सहयोगी रिंकू के साथ, एएनबी अख्तर सपी। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर ताजा अपडेट। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 92,574 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ देश में कोरोना के कुल केस की संख्या 53,98,230 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे से मौत के आंकड़े की बात करें तो देश में कोरोना से एक दिन में 1,149 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 86,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 86,774 लोगों की मौत हुई। बीते दिन 94,384 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं और अब तक देश में कुल 42,99,724 कोरोना संक्रमित जो हैं वो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। एक्टिव केस की बात करें तो देश में अब 10,10,975 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना को लेकर तमाम अपडेट ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। एक दिन में कोरोना से 1,149 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 86,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 86,774 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ बीते दिन जो हम बता दें आपको कि कोरोना के संक्रमित ठीक हुए हैं उनकी संख्या 94,384 है। खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ओवरऑल पूरे देश में कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो जो हालात जो है कोरोना के वो कहीं ना कहीं बिगड़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारें इसके लिए जिम्मेवार है क्योंकि सरकारों की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है और जहां तक कि जनता के द्वारा भी लापरवाही की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए कि लोगों को लगातार टेस्टिंग की जानी चाहिए और लगातार जो इलाज की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तेज करनी चाहिए क्योंकि जो कुछ समय हमने देखा था पहले के देखा लगातार सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए थे और जनता के लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए काफी जोर दिया गया था। मगर भाई बात करें अब दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा केस बिगड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि लगभग 4.5 यानी कि 4500 से ज्यादा के करीब केस आने लगे हैं और लगातार दिल्ली सरकार जो कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो कड़े कदम उठा रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें भी ढिलाई बरती जा रही है और कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो भी लापरवाही बरत रहे हैं और यहाँ तक की जो जनता है वो सबसे ज्यादा लापरवाही बरती है क्योंकि शायद जनता को लगता है कि सरकारें आप कंट्रोल कर लेगी और जनता कहीं ना कहीं सुरक्षित है और जनता को लगना चाहिए कि हाँ हम सुरक्षित है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के जिस तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है या फिर और जो बाजारों के अंदर जो देखने को मिल रहा है कि लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग एक दूसरे से चिपक कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी जनता की भी बनती है, सरकार की बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और यहाँ तक कि मास्क तक का यूज करें ताकि वायरस फैलने से बच सके और दूसरों को बचा सके। जी बिल्कुल राजीव, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? बीच में वहां पर कोरोना काफी काबू में होता हुआ नजर आ रहा था लेकिन अब वापस से एक बार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती हुई राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता की तरफ से ज्यादा आ रही है क्योंकि जनता अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है क्योंकि आज रविवार है तो रविवार के दिन कई जगहों पर दिल्ली के अंदर बाजारें लगते हैं जहाँ पर फुटकर बाजार है या फिर कहें पटरी बाजार लगाए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो लोग बाग जो बाहर निकलते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और लगातार जो भीड़ बढ़ रही है इन बाजारों के अंदर वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं जो बिल्कुल जनता जो लापरवाह हो गई है उसका नतीजा ये है कि अब कोरोना के आंकड़े दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है सत्यप्रकाश? जो है कोरोना को लेकर तमाम तरह की सरकार भले ही यंत्रणा कर रही हो लेकिन जिस तरह से आम जनता जो है अब कोरोना भूल चुकी है, कहीं न कहीं यही कारण है कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, महामारी लगातार विकराल रूप ले रही है। ऐसे में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है लेकिन राहत की बात है कि जिस रिकवरी रेट महाराष्ट्र का जो है 80% हो गया है। ऐसे में ये कहा जाना बिल्कुल सही होगा कि कहीं न कहीं लोगों को मन में यही कारण है कि लोग अब कोरोना की महामारी से डर नहीं रहे। जी बिल्कुल, और इस बीच में क्या सरकार की तरफ से कोई नए कदम उठाए जाएंगे? हालांकि जनता अब लापरवाह होती जा रही है, कोरोना का डर नहीं रहा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य में स्थिति को काबू में करे। जय तौर पर देखिए
पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने जो है घोषणा की थी कि अपना देश अपना परिवार की योजना चलाएंगे और 55 साल के जितने बुजुर्ग रहेंगे उनको हर घर में जाकर जो उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी, जिसके तहत मिशन बिगिन करके नाम दिया गया है, जो हर विधायक हर सांसद को जिम्मेदारी दी गई है। आप अपने अपने विधानसभा में इस तरह की मुहिम चलाएं। ऐसे में सरकार जो है लगातार इसमें कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जो कदम उठा रही है, कहीं न कहीं कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद हर दिन नए केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी उछाल आया है, जो कि भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। इन सब के बीच जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी जल्द ही देश के 7 मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और देश के 7 राज्यों के बीच होने वाली यह बैठक 23 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कुछ और मुख्यमंत्रियों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्रयोग किए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग आज अनुराग ठाकुर के हार्डवर्क की वजह से ही संसद पहुंचे हैं और लोगों का विश्वास जीत सके हैं। अगर आप किसी के बयान से सहमत नहीं हैं तो आप सभापति से उस शब्द को हटाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन किसी सीनियर सदस्य के द्वारा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के लिए बच्चा या छोकरा शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। सीतारमण ने कहा कि आज लोग पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या उन्हीं लोगों ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड बनाते हुए पारदर्शिता का ख्याल रखा था, जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है? विपक्ष, खासकर कांग्रेस के पास यह अधिकार नहीं है कि वो पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल खड़े करें। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 13वें सीजन के ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया और अंबटी रायडू की शानदार पारी और लगातार उनकी शतकीय साझेदारी से चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। आपको हम जानकारी दे दें कि 13वें इंडियन प्रीमियर लीग में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है और अबू धाबी में खेले गए इस मैच में टॉस हारकर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे और इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 19.2 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए और मैच जीत लिया। आपको बता दें कि चेन्नई ने मुंबई से पिछले 4 मैच गंवाए थे, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स शानदार शुरुआत करने में सफल रहा। एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। पायल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए न्याय के लिए पीएम से गुहार भी लगाई है। पायल ने यह भी कहा कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। एक्ट्रेस पायल घोष ने ट्वीट कर लिखा, अनुराग कश्यप ने बेहद बुरी तरीके से खुद को मुझ पर फोर्स किया। नरेंद्र मोदी जी प्लीज एक्शन लीजिए और देश को देखने दीजिए कि इस क्रिएटिव इंसान के पीछे किस तरह का राक्षस है। मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। एक्ट्रेस के ट्वीट के बाद से कई लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन रेखा शर्मा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पायल एनसीडब्ल्यू को शिकायत भेजे। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी हो। इस मामले में अभी तक अनुराग कश्यप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आम सभा के सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान 2 अहम और उच्च
स्तरीय चर्चाओं में पीएम भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सत्र की सबसे अहम बात होगी कि पीएम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा 21 सितंबर से शुरू होगी। तिरुमूर्ति ने कहा, पीएम मोदी पहले आम चर्चा में हिस्सा लेंगे, फिर वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय बयान जारी करेंगे। इसके अलावा वे यूएन की 75वीं सालगिरह के मौके पर उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यहां उनका भाषण संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भारत की भागीदारी पर फोकस होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कुछ मंत्री स्तर की बैठकों में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।